5 मिनट तक सुधा कुछ नहीं बोली तो चंदर ने सोचा आज कुछ बात गंभीर है। सुधा, उसने बड़े दुलार से पुकारा। सुधा। सुधा ने कुछ नहीं कहा मगर बड़े बड़े 2 आंसू टप से नीचे किताब पर गिर गए। अरे क्या बात है सुधा, नहीं बताओगी? कुछ नहीं, बता दो, तुम्हें हमारी कसम है। कल शाम को तुम आए क्यों नहीं? सुधा रोनी आवाज में बोली। बस इसी बात पे नाराज हो पागल? हाँ, इसी बात पे नाराज हूँ। तुम आओ चाहे ना आओ 1000 बार, इस पर हम क्यों नाराज होंगे? बड़े कहीं के आए हैं, नहीं आएंगे तो जैसे हमारा घर बार नहीं है। अपने को तो जाने से क्या समझ लिया है? सुधा ने चिढ़कर जवाब दिया। अरे तो तुम ही तो कह रही थी ना। चंदर ने हंसकर कहा। तो बात पूरी भी सुनो। शाम को गेसू का नौकर आया था, उसके छोटे भाई हसरत की सालगिरह थी। सुबह कुरान खाने होने वाली थी और उसकी माँ ने बुलाया था। तो गई क्यों नहीं? गई क्यों नहीं, किससे पूछ कर जाती? आप तो इस वक्त आ रहे हैं जब सब खत्म हो गया। सुधा बोली। तो पापा से पूछ के चली जाती, चंदर ने समझा कर कहा। और फिर गेसू के यहाँ तो अक्सर आती जाती हो तुम। तो आज तो डांस भी करने के लिए कहा था उसने, फिर बाद में तुम कहते। सुधा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। लड़कियों को ऐसा रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। और बैठ के उपदेश पिलाते और नाराज होते बिना तुमसे पूछे। हम कहीं सिनेमा, पिकनिक, जलसों में गए हैं कभी? और फिर आंसू टपक गए। पगली कहीं की, इतनी सी बात पे रोना क्या? किसी के हाथ कुछ उपहार भिजवा दो और फिर किसी मौके पे चली जाना। हाँ, चली जाना। तुम्हें क्या लगता है गीसू कितना बुरा माना होगा? सुधा ने बिगड़ते हुए कहा। इम्तहान आ रहा है, फिर कब जाएंगे? कब है इम्तहान तुम्हारा? चाहे जब हो। मुझे पढ़ाने के लिए कहा किसी से? अरे भूल गए, अच्छा। आज देखो कहेंगे। कहेंगे कहेंगे नहीं, आज दोपहर को आप बुला लाइए, वरना हम सब किताबों में लगाए देते हैं आग। समझे कि नहीं? अच्छा अच्छा, आज दोपहर को बुला लाएंगे, ठीक? अच्छा, याद आया, बिसरिया से कहूँगा तुम्हें पढ़ाने के लिए, उसे रुपए की ज़रूरत भी है। चंदर ने छुटकारा का कोई रास्ता ना पाकर कहा। आज दोपहर को जरूर से। सुधा ने फिर आंखें नचाकर कहा। लो, पापा आ गए, नहा कर जाओ। चंदर उठा और चल दिया। सुधा उठी और अंदर चली गई। डॉक्टर शुक्ला हल्के सांवले रंग के, जरा स्थूलकाय से थे। बहुत गंभीर अध्ययन और अध्यापन और उम्र के साथ साथ ही उनकी नम्रता और भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन वे लोगों से कम मिलते जुलते थे। व्यक्तिगत दोस्ती उनकी किसी से थी नहीं, लेकिन उत्तर भारत के प्रमुख विद्वान के नाते कॉन्फ्रेंसों में, मौखिक परीक्षाओं में, सरकारी कमेटियों में वे बराबर बुलाए जाते थे और इसमें प्रमुख दिलचस्पी से हिस्सा लेते थे। ऐसी जगहों में चंदर अक्सर उनका प्रमुख सहायक रहता था और इसी नाते चंदर भी बड़े बड़े लोगों से परिचित हो गया था। जब वह एमए पास हुआ था तब से फाइनेंस विभाग में उसे कई बार ऊंचे ऊंचे पदों का ऑफर आ चुका था, लेकिन डॉक्टर शुक्ला इसके खिलाफ थे। वे चाहते थे कि पहले वह रिसर्च पूरी कर ले, संभव हो तो विदेश हो आए, तब चाहे काम कुछ भी करे। अपने व्यक्तिगत जीवन में डॉक्टर शुक्ला अंतर विरोधों के व्यक्ति थे। पार्टियों में मुसलमानों और ईसाइयों के साथ खाने में उन्हें कोई एतराज नहीं था, लेकिन कच्चा खाना वे घर के चौक में आसन पर बैठकर रेशमी धोती पहनकर खाते थे। सरकार को उन्होंने सलाह दी कि साधु और सन्यासियों को जबरदस्ती काम में लगाया जाए और मंदिरों की जायदाद जब्त कर ली जाए, लेकिन सुबह घंटे भर तक पूजा करते थे। पूजा पाठ, खान पान, जात पात के पक्के हामी, लेकिन व्यक्तित्व जीवन में कभी यह नहीं जाना कि उनका शिष्य ब्राह्मण है, कौन बनिया, कौन खत्री, कौन कायस्थ। नहाकर वे आ रहे थे और दुर्गा सप्तमी का कोई श्लोक गुनगुना रहे थे। कपूर को देखा तो वे रुक गए और बोले, हेलो, हो गया वह टाइप? जी हाँ। कहाँ कराया टाइप? मिस डिक्रूज के यहाँ। अच्छा, वह लड़की अच्छी है? अब तो बहुत बड़ी हो गई होगी। अभी शादी नहीं हुई? मैंने तो सोचा वह मिले या ना मिले। नहीं, वह यही है, शादी हुई फिर तलाक हो गया। अरे तो अकेले रहती है? नहीं, अपने भाई के साथ, बर्टी के साथ। अच्छा, और बर्टी की पत्नी अच्छी तरह है? वह मर गई। राम राम, तब तो घर ही बदल गया होगा। पापा, पूजा के लिए सब बिछा दिया है, सहसा सुधा बोली। अच्छा बेटी। अच्छा चंदन, मैं पूजा करके जल्दी से। तुम चाय पी चुके? जी हाँ। अच्छा, तो मेरी मेज पर एक चार्ट है, जरा इसको ठीक कर दो, मैं अभी आया। चंदर स्टडी रूम में गया और मेज पर बैठ गया। ऊँट उतार कर उसने खूंटी में टांग दिया और नक्शा देखने लगा। पास में एक छोटी सी चीनी की प्याली में चाइना इंक रखी थी और मेज पर पानी। उसने 2 बूंद पानी डालकर चाइना इंक घिसनी शुरू की। इतने में सुधा कमरे में दाखिल। ए सुनो, उसने चारों ओर देखकर बड़े सशंकित स्वरों में कहा और फिर झुककर चंदर के कान के पास मुंह लगाकर कहा, चावल की नान खटाई खाओगे? ये क्या भला है? चंदर ने इंक घिसते घिसते पूछा। बड़ी अच्छी चीज होती है, पापा को बहुत अच्छी लगती है। आज हमने सुबह सुबह
अपने हाथ से बनाई है। सुधा ने बड़े दुलार से पूछा, एक खाओगे? ले आओ, चंदर ने कहा। ले आए हम लोग, और सुधा ने अपने आंचल में लिपटी हुई 2 नान खटाई निकालकर मेज पर रख दी। अरे तस्तरी में क्यों नहीं लाई? तब धोती में घी लग गया, इतनी बड़ी हो गई। तो नहीं जरा सा, चंदर ने बिगड़ कर कहा। छिपा करके लाए हैं। फिर ये सकरी होती है कि नहीं? चौके के बाहर कैसे लाते? तुम्हारे लिए तो लाए हैं, और तुम ही बिगड़ रहे हो। अंधे को नून दो, अंधा कहे मेरी आंख फोड़ी। सुधा ने मुंह बनाकर कहा, खाना है कि नहीं? हाथ में तो हमारे स्याही लगी है, चंदर बोला। हम अपने हाथ से नहीं खिलाएंगे, हमारा हाथ जूठा हो जाएगा। और राम राम, पता नहीं तुम रेस्तरां में मुसलमानों के हाथ का खाते होगे, थू थू। चंदर हंस पड़ा सुधा की इस बात पर, और उसने पानी में हाथ डुबोकर बिना पूछे सुधा के आंचल में हाथ पूंछ दिए, स्याही के, और बेतकल्लुफी से नान खटाई उठाकर खाने लगा। बस अब धोती का किनारा रंग दिया, और यही पहचानना है हमें दिन भर, सुधा ने बिगड़ कर कहा। खुद नान खटाई छिपा कर लाई और घी लग गया तो कुछ नहीं, और हमने स्याही पूंछ दी तो तुम्हारा मुंह बिगड़ गया? चंदर ने मैपिक पेन में इंक डालते हुए कहा। हाँ, अभी पापा देखेंगे तो बिगड़ेंगे कि धोती में घी स्याही सब लगाए रहती है, तुम्हें क्या? और उसने स्याही लगा हुआ छोर कसकर कमर में घूंस लिया। छी, वही घी में तर छोर कमर में घूंस लिया, गंदी कहीं की। चंदर ने चार्ट की लाइनें ठीक करते हुए कहा। गंदी है तो तुमसे मतलब? और मुंह चिढ़ाते हुए सुधा कमरे से बाहर चली गई। चंदर चुपचाप बैठा चार्ट दुरुस्त करता रहा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला बलिया, आजमगढ़, बस्ती, बनारस आदि में बच्चों की मृत्यु संख्या का ग्राफ बनाना था, और एक और उनके नक्शे पर बिंदुओं की एक सघनता से मृत्यु संख्या का निर्देश करना था। चंदर की एक आदत थी, वह काम में लगता था तो भूत की तरह लगता था, फिर उसे दीन दुनिया किसी की खबर नहीं रहती थी। खाना पीना तन बदन किसी का होश नहीं रहता था। इसका एक कारण था, चंदर उन लड़कों में से था जिनकी जिंदगी बाहर से बहुत हल्की फुल्की होते हुए भी अंदर से बहुत गंभीर और अर्थमयी होती थी, जिनके सामने एक स्पष्ट उद्देश्य, एक लक्ष्य होता था। बाहर से चाहे जैसे होने पर भी अपने आंतरिक सत्य के प्रति घोर ईमानदारी या उन लोगों की विशेषता होती है, और सारी दुनिया के प्रति अगंभीर और उच्छलन होने पर भी वे जो चीज़ें उनकी लक्ष्य परिधि में आ जाती हैं, उनके प्रति उनकी गंभीरता साधना और पूजा बन जाती है। इसीलिए बाहर से इतना व्यक्तिवादी और सारी दुनिया के प्रति निरपेक्ष और लापरवाह दिख पड़ने पर भी वह अंतरतम से समाज और युग और अपने आसपास के जीवन और व्यक्तियों के प्रति अपने को बेहद उत्तरदायी अनुभव करता है। वह देशभक्त भी था और शायद समाजवादी भी, पर अपने तरीके से। वह खद्दर नहीं पहनता था, कांग्रेस का सदस्य नहीं था, जेल नहीं गया था, फिर भी वह अपने देश को प्यार करता था, बेहद प्यार। उसकी देशभक्ति, उसका समाजवाद, सभी उसके अध्ययन और खोज में समा गया था। वह यह जानता था कि समाज के सभी स्तंभों का स्थान अपना अलग होता है। अगर सभी मंदिर के कंगूरे का फूल बनने की कोशिश करने लगें तो नींव की ईंट और सीढ़ी पत्थर कौन बनाएगा? और वह जानता था कि अर्थशास्त्र वह पत्थर है जिस पर समाज के सारे भवन का बोझ है, और उसने निश्चय किया था कि अपने देश, अपने युग के आर्थिक पहलू को वह खूब अच्छी तरह से अपने ढंग से विश्लेषण करके देखेगा, और उसे आशा थी कि वह एक ऐसा दिन समाधान खोज निकालेगा कि मानव की बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी, और आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अगर आदमी खूंखार जानवर बन गया है तो एक दिन दुनिया उसकी आवाज़ पर देवता बन सकेगी। इसीलिए जब वह बैठकर कानपुर की मिलों के मजदूरों के वेतन का चार्ट बनाता था, या उपयुक्त संसाधनों के अभाव में मर जाने वाली गरीब औरत और बच्चों का लेखा जोखा करता था, तो उसके सामने अपना कैरियर, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी डिग्री का सपना नहीं होता था। उसके मन में उस वक्त वैसा संतोष होता था जो किसी पुजारी के मन में होता है जब वह अपने देवता की अर्चना के लिए धूप दीप नैवेद्य सजाता है। बल्कि चंदर थोड़ा भावुक था। एक दो बार तो वह अपने रिसर्च के सिलसिले में यह पढ़ा कि अंग्रेज़ों ने अपनी पूंजी लगाने और व्यापार फैलाने के लिए किस तरह मुर्शिदाबाद से लेकर रोहतक तक हिंदुस्तान के गरीब से गरीब और अमीर से अमीर बनसिंदे को अमानुषिकता से लूटा। तब वह फूट फूट कर रो पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद उसने राजनीति में कभी डूबकर हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उसने देखा कि जो उसके मित्र राजनीति में पड़ गए थे वे थोड़े दिन बाद बहुत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित पा गए, मगर आदमियत हो बैठे। अपने अर्थशास्त्र के बावजूद वह यह समझता था कि आदमी की जिंदगी सिर्फ आर्थिक पहलू तक सीमित नहीं है, और वह यह भी समझता था कि जीवन को सुधारने के लिए सिर्फ आर्थिक ढांचा बदलने की जरूरत भी नहीं है। उसके लिए आदमी का सुधार करना होगा, व्यक्ति का सुधार करना होगा, वरना एक
भरे पूरे और वैभवशाली समाज में भी आज के अस्वस्थ और पाशविक वृत्तियों वाले व्यक्ति रहेंगे तो दुनिया ऐसी ही लगेगी जैसे एक खूबसूरत सजा सजाया महल जिसमें कीड़े और राक्षस रहते हों। वह यह भी समझता था कि वह जिस दुनिया की सपना देखता है वह दुनिया आज किसी भी एक राजनीतिक क्रांति या किसी भी विशेष पार्टी की सहायता मात्र से नहीं बन सकती है। उसके लिए आदमी को अपने को बदलना होगा, किसी समाज को बदलने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए वह अपने व्यक्ति के संसार में निरंतर लगा रहता था और समाज के आर्थिक पहलू को समझने की कोशिश करता रहा। यही कारण है कि अपने जीवन में आने वाले व्यक्तियों के प्रति वह बेहद ईमानदार रहता था और अपने अध्ययन और काम के प्रति वह सचेत और जागरूक रहता था और वह अच्छी तरह समझता था कि इस तरह वह दुनिया को उस ओर बढ़ाने में थोड़ी सी मदद कर रहा है, क्योंकि अपने में भी वह सत्य की वही चिंगारी पाता था। इसीलिए कवि या दार्शनिक न होते हुए भी वह इतना भावुक, इतना दृढ़ चरित्र, इतना सशक्त और इतना गंभीर था। और काम तो अपना वह इस तरह करता था जैसे वह किसी की एकाग्र उपासना कर रहा हो। इसीलिए जब वह चार्ट के नक्शे पर कलम चला रहा था तो उसे मालूम नहीं हुआ कि कितनी देर से डॉक्टर शुक्ला आकर उसके पीछे खड़े हो गए। वाह, नक्शे पर तो तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा। अब उसे रहने दो, लाओ देखे तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। आज तो इतवार है ना। डॉक्टर शुक्ला पास की कुर्सी पर बैठकर बोले, चंदर, आजकल मैं एक किताब लिखने की सोच रहा हूँ। मैंने सोचा कि भारतवर्ष की जाति व्यवस्था का नए वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण किया जाए। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? व्यर्थ है। जो व्यवस्था आज नहीं तो कल चूर चूर होने वाली है, उसके बारे में तुम्हार बांधना और समय बर्बाद करना बेकार है। चंदर ने बहुत आत्मविश्वास से कहा, यही तो तुम लोगों में खराबी है। कुछ थोड़ी सी खराबियां जाति व्यवस्था की देख ली तो उसके खिलाफ हो गए। एक रिसर्च स्कॉलर का दृष्टिकोण ही दूसरा होना चाहिए। फिर हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति परंपराओं को तो बहुत ही सावधानी से समझने की आवश्यकता है। यह समझ लो कि मानव जीवन दुर्बल नहीं, अपने विकास क्रम में वह उन्हीं संस्थाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं को रहने देती है जो उसके अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक होती है। अगर वे आवश्यक न हुई तो मानव उसे छुटकारा मांग लेता है। यह जाति व्यवस्था जाने कितने सालों से हिंदुस्तान में कायम है। क्या यही इस बात का प्रमाण नहीं है कि यह बहुत सशक्त है, अपने में बहुत जरूरी है? अरे हिंदुस्तान की भली चलाई। चंदर बोला, हिंदुस्तान में तो गुलामी कितने दिनों से कायम है, तो क्या वह भी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। डॉक्टर शुक्ला बोले, मुझे भी हिंदुस्तान पर गर्व है। मैंने कभी कांग्रेस का काम किया, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जरा सी आज़ादी अगर मिलती है हिंदुस्तानियों को तो वे उसका भरपूर दुरुपयोग करने से बाज नहीं आते और कभी भी ये लोग अच्छे शासक नहीं निकलेंगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तानियों को ऐसा बना दिया है अंग्रेजों ने, वरना हिंदुस्तान ने ही तो चंद्रगुप्त और अशोक जैसे पैदा किए हैं। और रही जाति व्यवस्था की बात, तो मुझे तो स्पष्ट दिख रहा है कि जाति व्यवस्था टूट रही है। कपूर बोला, रोटी बेटी की कैद थी, रोटी की कैद तो करीब करीब टूट गई। अब बेटी की कैद भी, शादी ब्याह भी दो एक पीढ़ी के बाद स्वच्छंदता से होने लगेंगी। अगर ऐसा होगा तो बहुत गलत होगा। इससे जातिगत पतन होता है। ब्याह शादी को कम से कम में भावना की दृष्टि से नहीं देखता। यह एक सामाजिक तथ्य है और उसी दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। शादी में सबसे बड़ी बात होती है सांस्कृतिक समानता, और जब अलग अलग जाति में अलग अलग रीति रिवाज हैं तो एक जाति की लड़की दूसरे जाति में जाकर कभी भी अपने को ठीक से संतुलित नहीं कर सकती। और फिर एक बनिया की व्यापारिक प्रवृत्तियों की लड़की और एक ब्राह्मण का अध्ययन वृत्ति का लड़का, इनकी संतान न इधर विकसित कर सकती है न उधर। यह तो सामाजिक व्यवस्था को अर्थ के लिए असंतुलित करना हुआ। हाँ, लेकिन विवाह तो आप केवल समाज के दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं? व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी देखिए। अगर दो भिन्न जाति के लड़के लड़की अपना मानसिक संतुलन ज्यादा अच्छा कर सकते हैं तो क्यों न विवाह की इजाजत दी जाए। एक व्यक्ति के सुझाव के लिए हम समाज को क्यों नुकसान पहुंचाएं? और इसका क्या निश्चय कि वह विवाह के समय यदि दोनों में मानसिक संतुलन है तो विवाह के बाद भी रहेगा। मानसिक संतुलन और प्रेम जितना अपने मन पर आधारित होता है उतना ही बाहरी परिस्थितियों पर। क्या जाने ब्याह के वक्त की परिस्थिति का दोनों के मन पर कितना प्रभाव पड़े और उसके बाद संतुलन रह जाता है या नहीं। और मैंने तो लव मैरिज को असफल होते ही देखा है। बोलो, है या नहीं? डॉक्टर शुक्ला ने कहा, हाँ, प्रेम विवाह अक्सर असफल होते हैं, लेकिन संभव है वह प्रेम न होता हो। जहाँ सच्चा प्रेम होगा वहाँ कभी असफलता नहीं होगी। चंदन ने बहुत साहस करके कहा,
ये सब साहित्य की बातें हैं, समाजशास्त्र की दृष्टि से या वैज्ञानिक दृष्टि से देखो। अच्छा खैर, अभी मैंने उसकी रूपरेखा बनाई है, लिखूंगा तो तुम्हें सुनते चलना। लाओ, वह निबंध कहाँ है? डॉक्टर शुक्ला बोले। चंदर ने उन्हें टाइप की हुई प्रतिलिपि दे दी। उलट पुलट कर डॉक्टर शुक्ला ने देखा और कहा, ठीक है। अच्छा चंदर, अपना काम इधर ठीक ठीक कर लो, अगले इतवार को लखनऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलना है। अच्छा, कार पर चलेंगे या ट्रेन से? ट्रेन से। अच्छा। घड़ी देखते हुए उन्होंने कहा, अब जरा मैं काम से चल रहा हूँ, तुम यह चार्ट बना डालो और एक निबंध लिख डालना। पूर्वी जिलों में सुषुम मृत्यु। प्रांत के स्वास्थ्य विभाग ने एक पुरस्कार घोषित किया है। डॉक्टर शुक्ला चले गए। चंदर ने फिर चार्ट में हाथ लगाया। चंदर के जाने के जरा देर बाद ही पापा आए और खाने बैठे। सुधा ने रसोई की रेशमी धोती पहनी और पापा को पंखा झलने बैठ गई। सुधा अपने पापा की सिर चढ़ी दुलारी बेटियों में से एक थी और इतनी बड़ी हो जाने पर भी वह दुलार दिखाने से बाज नहीं आती थी। फिर चाहे जो उसने पापा की प्रिय नान खटाई अपने हाथ से बनाई थी, आज तो दुलार दिखाने का उसका हक था और भली बुरी हर तरह की जिद को मान लेना करना यह पापा की मजबूरी थी। मुश्किल से डॉक्टर शुक्ला ने अभी 2 कौर खाए होंगे कि सुधा ने कहा, नान खटाई खाओ पापा। डॉक्टर शुक्ला ने एक नान खटाई तोड़कर खाते हुए कहा, बहुत अच्छी है। खाते खाते उन्होंने पूछा, सोमवार को कौन सा दिन है सुधा? सोमवार का कौन सा दिन? सोमवार को मंडे है, सुधा ने हंसकर कहा। डॉक्टर शुक्ला भी अपनी भूल पर हंस पड़े। अरे देख तो मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ, मेरा मतलब था कि सोमवार को कौन सी तारीख है? 11 तारीख। सुधा बोली, क्यों? कुछ नहीं, 10 को कॉन्फ्रेंस है और 14 को तुम्हारी बुआ आ रही है। बुआ आ रही है और बिनती भी आएगी? हाँ, उसी को तो पहुँचाने आ रही हैं। बुद्धि का केंद्र यही तो है। आहा, अब तो बिनती 3 महीने यहीं रहेगी। पापा, आप बिनती को यहीं बुला लो, मैं बहुत अकेली रहती हूँ। हाँ, अब तो जून तक यहीं रहेगी, फिर जुलाई में उसकी शादी होगी। डॉक्टर शुक्ला ने कहा। अरे अभी से? अभी उसकी उम्र ही क्या है? सुधा बोली। क्यों, तेरे बराबर है। अब तेरे लिए भी तेरी बुआ ने लिखा है। नहीं पापा, हम ब्याह नहीं करेंगे, सुधा ने मचल कर कहा। तब? बस हम पढ़ेंगे, एफएम कर लेंगे, फिर बीए, फिर एमए, फिर रिसर्च, फिर बराबर पढ़ते जाएंगे, फिर एक दिन हम भी तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। क्यों पापा? पागल नहीं तो? बात तो सुनो इसकी। ला, 2 नान खटाई और दे। शुक्ला हंसकर बोले, नहीं, पहले तो कबूलो, तब हम नान खटाई देंगे। बताओ, ब्याह तो नहीं करोगे? सुधा ने 2 नान खटाइयाँ हाथ में उठाकर कहा। ला रख। नहीं, पहले बता दो। अच्छा अच्छा, नहीं करेंगे। सुधा ने दोनों नान खटाइयाँ रखकर पंखा जलना शुरू किया। इतने में फिर से नान खटाई खाते हुए डॉक्टर शुक्ला बोले, तेरी सास तुझे देखने आएगी तो यही नान खटाइयाँ तुमसे बनवा कर खिलाएगी। फिर वही बात। सुधा ने पंखा पटक कर कहा, अभी तुम वादा कर चुके हो कि ब्याह नहीं करेंगे। हाँ हाँ, ब्याह नहीं करूँगा, यह तो कह दिया मैंने, लेकिन तेरा ब्याह नहीं करूँगा यह मैंने कब कहा? हाँ, ये तो फिर झूठ बोल गए। सुधा बोली। अच्छा, ये चलो ओहर, महाराजन ने डांटकर कहा। इतनी बड़ी बिटिया हो गई, मारे दुलार के बरनानी जात है। महाराजन पुरानी थी और सुधा को डांटने का पूरा हक था उसे, और सुधा की उसका बहुत लिहाज करती थी। वह उठी और चुपचाप जाकर कमरे में लेट गई। 12 बज रहे थे। वह लेटी लेटी कल रात की बात सोचने लगी। क्लास में क्या मजा आया था कल। गेसु कितनी अच्छी लड़की है। वह इस वक्त गेसु के यहाँ खाना पीना हो रहा होगा और फिर सब लोग मिलकर गाएंगे। कौन जाने, शायद दोपहर को कव्वाली भी हो। इन लोगों के यहाँ कव्वाली इतनी अच्छी होती है, सुधा सुन नहीं पाएगी और गेसु ने भी कितना बुरा माना होगा। और यह सब चंदर की वजह से है। चंदर हमेशा उसके आने जाने उठने बैठने में कतरब्यौत करता रहता है। एक बार वह अपने मन से लड़कियों के साथ पिकनिक में चली गई। वहीं चंदर के बहुत दोस्त भी थे। एक दोस्त ने जाकर चंदर से जाने क्या कह दिया कि चंदर उस पर बहुत बिगड़ गया और सुधा कितनी रोई थी उस दिन। यह चंदर बहुत खराब है। सच पूछो तो अगर कभी कभी वह सुधा का कहना मान लेता है तो उसे दुगना सुधा पर रोब जमाता है और सुधा को रुला रुला कर मार डालता है और खुद अपने आप दुनिया भर में घूमेगा। अपना काम होगा तो चलो सुधा अभी करो फौरन, और सुधा का काम होगा तो अरे भाई क्या करे, भूल गए। अब आज ही देखो, सुबह 8 बजे आए और अब 2 बजे भी जनाब आते या नहीं, और कह गए हैं 2 बजे तक उनके लिए, तो 2 बजे तक सुधा को चैन नहीं पड़ती, ना नींद आएगी, ना किसी काम में तबीयत लगेगी। लेकिन अब ऐसे कैसे काम चलेगा? इम्तिहान को थोड़े दिन रह गए हैं और सुधा की तबीयत कविता के और कुछ पढ़ने में लगती ही नहीं। कब से वह चंदर से कह रही थोड़ा इसका इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, लेकिन ऐसा स्वार्थी है कि बस चाय पी ली, नान खटाई खा ली, रुला दिया और फिर अपने मस्त साइकिल पर घूम रहे हैं।
यही सब सोचते सोचते सुधा को नींद आ गई और 3 बजे जब गेसु आई तो भी सुधा सो रही थी। पलंग के नीचे डीएमसी का गोला खुला हुआ था और तकिए के पास क्रोसिया पड़ी थी। सुधा थी बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत और खासतौर से उसकी पलकें तो अपराजिता के फूलों को मात करती थी और थी इतनी गोरी गुदगुदी कि कहीं पर दबा दो तो फूल खिल जाए। मुंगियां ओठों पर जाने कैसा अछूता गुलाब मुस्कुराता था और बाहें तो जैसे बेले की पंखुड़ियों की बनी हों। गेसु आई, उसके हाथ में मिठाई थी जो उसकी माँ ने सुधा के लिए भेजी थी। वह पल भर खड़ी रही और फिर उसने मेज पर मिठाई रख दी। क्रोशिया से सुधा की गर्दन गुदगुदाने लगी। सुधा ने करवट बदली। गेसु ने नीचे पड़ा हुआ डोरा उठाया और आहिस्ते से उसका चुटीला डोरे के एक छोर से बांधकर दूसरा छोर मेज के पाए से बांध दिया और उसके बाद बोली, सुधा, सुधा उठो। सुधा चौंक कर उठ गई और आंख मलते मलते बोली, अब 2 बजे हैं, लाएं उन्हें या नहीं? ओहो, उन्हें लाए या नहीं, किसे बुलाया था रानी? 2 बजे, जरा हम भी तो जाने। गेसु ने बाह में चुटकी काटते हुए पूछा। उफ, सुधा बाह झटका कर बोली, मार डाला, बेदर्दी कहीं की। ये सब अपने अख्तर मियाँ को दिखाया कर। और ज्यों ही सुधा ने सिर ढकने के लिए पल्ला उठाया तो देखा कि चोटी डोर में बंधी हुई है। इसके पहले कि सुधा कुछ कहे, गेसु बोली, या सनम जरा पढ़ाई तो देखो। मैंने सुना था कि नींद न आए इसीलिए लड़की अपनी चोटी खूंटी में बांध लेते हैं, पर यह नहीं मालूम था कि लड़कियां भी अब वह करने लगी हैं। सुधा ने चोटी डोर खोलते हुए कहा, मैं ही सताने को रह गई हूँ, अख्तर मियाँ की चोटी बांध कर नचाना उन्हें। अभी से बेताबी क्यों होती जाती है तुझे? अरे रानी, उनकी चोटी कहाँ, मियाँ है मियाँ। चोटी ना सही, दाढ़ी सही। दाढ़ी खुदा करे, मगर वो दाढ़ी रख लें तो मैं उनसे मोहब्बत तोड़ लूँ। सुधा हंसने लगी। ले, अम्मी ने तेरे लिए मिठाई भेजी है, तू आई क्यों नहीं? क्या बताऊँ? बताऊँ कुछ नहीं। अब कब आएगी तू? गेसु, सुनूं, इसी मंगल, नहीं नहीं, बृहस्पति को बुआ आ रही हैं, वो चली जाएंगी तब आऊँगी मैं। अच्छा, अब मैं चलूँ? अभी कामिनी और प्रभा के यहाँ मिठाई पहुँचानी है। गेसु मुड़ते हुए बोली। अरे बैठो भी। सुधा ने गेसु की ओढ़नी पकड़कर उसे खींच कर बिठलाते हुए कहा, अभी आए हो, बैठो। दामन संभाला है? आहा, अब तो तू उर्दू शायरी कहने लगी। गेसु ने बैठते हुए कहा, तेरा ही मर्ज लग गया। सुधा ने हंसकर कहा, देख कहीं और भी मर्ज न लग जाए, वरना फिर तेरे लिए इंतजाम करना होगा। गेसु ने पलंग पर लेटते हुए कहा, अरे ये वो गुड़ नहीं चींटी खा जाएं। देखूंगी और देखूंगी क्या, देख रही हूँ। इधर पिछले 2 साल से कितनी बदल गई है तू। पहले कितना हंसती बोलती थी, कितनी लड़ती झगड़ती थी, और अब कितना हंसने बोलने पर भी गुमसुम हो गई है तू। और वैसे हमेशा हंसती रहे, चाहे जाने किस ख्याल में डूबी रहती है हमेशा। गेसु ने सुधा की ओर देखते हुए कहा, धत पगली कहीं की। सुधा ने गेसु के एक हल्की सी चपत मारकर कहा, यह सब तेरे अपने ख्याली पुलाव हैं। मैं किसी के ध्यान में डूबूंगी, ये हमारे गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु तो किसी के नहीं सिखाते सुधा रानी, बिल्कुल सच सच। क्या कभी तुम्हारे मन में किसी के लिए मोहब्बत नहीं जागी? गेसु ने बहुत गंभीरता से पूछा। देख गेसु, तुझसे मैंने कहा, आज तक तो कभी कुछ नहीं छिपाया, न शायद कभी छिपाऊंगी। अगर कभी कोई बात होगी तो तुझसे छिपी न रहती। रहा मोहब्बत का, तो सच पूछ तो मैंने कुछ कहानियों में पढ़ा है कि किसी को देखकर मैं रोने लगूं, गाने लगूं, पागल हो जाऊं। यह सब कभी मुझे नहीं हुआ। और रही कविताएं, तो उनमें की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। विट्स की कविताएं पढ़कर ऐसा लगता है कि अक्सर की मेरी नसों का कतरा कतरा आंसू बनकर छलने वाला है। लेकिन वह मज़ा कविता का असर होता है। मज़े कविता का असर? गेसु ने पूछा। कभी किसी खास आदमी के लिए तेरे मन में हंसी या आंसू उमड़े? कभी अपने को जांच कर तो देख, कहीं तेरी नाजुक ख्याली के पर्दे के पीछे किसी एक की सूरत तो नहीं छिपी? नहीं गेसु बानू, नहीं। इसमें मन को जांचने की क्या बात है? ऐसी बात होती और मन किसी के लिए झुकता तो क्या खुद को मालूम नहीं होता? सुधा बोली। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचती हो? यह बात है सुधी। गेसु ने सुधा को अपनी गोद में खींचते हुए कहा, देखो, तुम मुझसे इल्म में ऊंची हो, तुमने अंग्रेजी शायरी छान डाली है, लेकिन जिंदगी से जितना मुझे सबक पड़ा है अभी तुम्हें नहीं पड़ा। अक्सर कब, कहाँ और कैसे मन अपने को हार बांटता है या खुद में पता नहीं लगता। मालूम तब होता है जब जिसके कदमों में हमने सिर रखा है वह झटके से अपने कदम घसीट ले। उस वक्त हमारी नींद टूट जाती है और तब हम जाकर देखते हैं कि हमारे सर तो किसी के कदमों में रखा हुआ था और उनके सहारे आराम से सोते हुए हम अपना सपना देख रहे थे कि हमारा सिर कहीं झुका ही नहीं। और मुझे जाने तेरी आंखों में इधर क्या दिख रहा है कि मैं बेचैन हो उठी हूँ। तूने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा है कि तेरी नाजुक
असार तेरे दिल को उस जगह छू लेते हैं जिस जगह उसी को छू सकते हैं जो अपना दिल किसी के कदमों में चढ़ा चुका हो। और मैं यह नहीं कहती कि तूने मुझसे छिपाया है, कौन जानता है तेरे दिल ने तुझसे यह राज छिपा रखा हो। और सुधा के गालों में थपथपाते हुए गेसु बोली, लेकिन मेरी एक बात मानेगी तू? तू कभी इस दर्द को मोल न लेना, बहुत तकलीफ होती है। सुधा हंसने लगी। तकलीफ की क्या बात है, तू तो है ही, तुझसे पूछ लूंगी इसका इलाज। मुझसे क्या पूछ लेगी? दर्द दिल क्या बांटने की चीज है? बांट ले अपने पराए दर्द दिल। नहीं, तू बड़ी सुकुमार है, तू इन तकलीफों के लिए बनी ही नहीं है। और गेसु ने उसका सिर अपनी छाती में छिपा लिया। टन से घड़ी में 3:30 बजे। सुधा ने अपना सिर उठाया और घड़ी की ओर देखकर कहा, उफ़्फ़ो, 3:30 बज गए और अभी तक गायब? किसके इंतजार में बेताब है तू? गेसु ने उठकर पूछा। बस दर्द दिल, मोहब्बत, इंतजार, बेताबी। तेरे दिमाग में तो यही सब भरा रहता है आजकल, वही तू सबको समझती है। इंतजार विंतजार नहीं, चंदर अभी मास्टर लेकर आएंगे, अभी इम्तिहान नज़दीक है। हाँ, ये तो सच है। और अभी मुझसे पूछो क्या पढ़ाई हुई है? असल बात यह है कि कॉलेज में पढ़ाई हो तो घर में पढ़ने में मन लगे, और राजा कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। इससे अच्छा सीधे यूनिवर्सिटी में बीए करते तो अच्छा था। मेरी अम्मा ने तो कहा था कि वहाँ लड़के पढ़ते हैं, वहाँ नहीं भेजूंगी। लेकिन तू क्यों नहीं गई सुधा?